हेलो स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जो ज्योग्राफी का 7वां लेसन है उसको हम पूरा कवर करेंगे। और उसमें हम पढ़ रहे थे जो ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत है उनकी हम चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं जो सौर ऊर्जा है यानी कि सोलर एनर्जी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार सब्सक्राइब भी करते रहना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी देखिएगा। देखिए, देश में सौर ऊर्जा के विकास हेतु आदर्श दशाएं सबसे ज़्यादा हम यूँ कह सकते हैं सौर ऊर्जा के लिए, यानी कि राजस्थान के अंदर आदर्श दशाएं विद्यमान होती है। क्योंकि जो सौर ऊर्जा का जो उपयोग है दो रूपों में हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दो रूपों में कैसे उपयोग कर सकते हैं, एक तो फोटोवोल्टाइक और एक सौर तापीय। दो रूपों में हम प्रयोग कर सकते हैं, फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय। ठीक है, देखिए हम देखते हैं फोटोवोल्टाइक क्या होता है। ठीक है, देखिए फोटोवोल्टाइक क्या होता है कि फोटोवोल्टाइक सेल अधिकाधिक क्षेत्र से सौर ऊर्जा के एकत्र कर सूर्य प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल देता है। यानी कि जो फोटोवोल्टाइक क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश है यानी सूर्य के प्रकाश को सीधे ही विद्युत में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एकत्रित करके उसको कन्वर्ट कर देता है, उसे हम फोटोवोल्टाइक कहते हैं। ठीक है, देखिए कई सौर सेलों को जोड़कर, यानी कि हम कह सकते हैं कि कई प्रकार के जो सेल होते हैं, सौर सेल होते हैं, उनको जोड़कर सौर पैनल तैयार किया जाता है। ठीक है, तो कई सौर सेलों को जोड़कर सौर पैनल तैयार करते हैं। देखो फोटोवोल्टाइक सेल यानी कि सौर सेल उसको हम कह सकते हैं फोटोवोल्टाइक सेल को। ये वास्तव में सिलिकॉन का एक छोटा टुकड़ा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है हम उसको सौर सेल भी कह सकते हैं। ये एक सिलिकॉन का एक छोटा टुकड़ा होता है जिसे धूप में रखने पर ये क्या करता है, विद्युत उत्पन्न करता है। तो उसमें एक सिलिकॉन का एक छोटा टुकड़ा छड़ होती है, ये क्या करते धूप में रखने से क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करती है। पृथ्वी के क्रस्ट में, यानी कि हम कह सकते हैं जो पृथ्वी के जो क्रस्ट हैं यानी कि सियाल सीमा नेफे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर दोस्तों जो पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन यानी कि दूसरा स्थान रखता है, यानी कि यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक जो ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन के पश्चात दूसरा जो स्थान आता है वो आता है सिलिकॉन का। और ये सिलिकॉन से ही क्या होता है कि विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि विद्युत तैयार हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली है क्या, यानी कि जो फोटोवोल्टाइक है उसकी हमने बात कर ली। अब देखिए विंड एनर्जी की हम बात करेंगे, यानी कि पवन ऊर्जा की हम बात करेंगे कि पवनों के माध्यम से भी हम ऊर्जा तैयार कर सकते हैं, एनर्जी तैयार कर सकते हैं। देखिएगा, देखिए पवन ऊर्जा है गैर परंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक 61% भाग पवन ऊर्जा का है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो जो सौर ऊर्जा है ये एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। देखिएगा, परंपरागत क्या होता है कि ऐसे स्रोत यानी कि ऐसे ऊर्जा तैयार करने की विधि जिसे हम प्राचीन तरीके से ऊर्जा तैयार करते हैं उसको हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत कह सकते हैं। और जो नई टेक्निकल विधि के माध्यम से जो ऊर्जा तैयार करते हैं उसको गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं जो पवन ऊर्जा है यानी कि विंड एनर्जी है ये प्रमुख स्थान रखती है। और हमारे भारत में सर्वाधिक जो 61% पवन ऊर्जा के माध्यम से ही विद्युत उत्पादित की जाती है। पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में यूएसए, जर्मनी, स्पेन और चीन के बाद भारत का 5वां स्थान आता है। अगर हम पवनों के माध्यम से अगर ऊर्जा तैयार करने की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पे जर्मनी, थर्ड नंबर स्पेन और फोर्थ नंबर पे चाइना, और हमारे भारत का इसमें 5वां स्थान आता है। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही है।
और उसको कुछ बातें देख लेते हैं। देखिए, भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य हम यूँ कह सकते हैं कि अगर विश्व की अगर चर्चा करें तो फर्स्ट नंबर पे यूएसए का यानी अमेरिका का आता है, और भारत का 5वां आता है। और भारत के जो 28 स्टेट्स है उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादित की जाती है हमारे तमिलनाडु में, और दूसरा स्थान आता है आपका गुजरात का। ठीक है, तो देखते हैं कि भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु का पहला स्थान आता है और द्वितीय स्थान आपका गुजरात का आता है, तो इसको याद रखिएगा। कन्याकुमारी के समीप देखिएगा, हमारी जो कन्याकुमारी तमिलनाडु है, तमिलनाडु के समीप मुप्पन इल यानी कि मुप्पन इल में सर्वाधिक पवन टरबाइन स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर मुप्पन इल में तमिलनाडु में सर्वाधिक जो टरबाइन होते हैं वो स्थापित किए गए हैं। ठीक है, मुप्पनडल एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह की गिनती के अंदर आता है दोस्तों। तो ये एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह है कहाँ, तमिलनाडु के मुप्पल इल में। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसी प्रकार गुजरात में मांडवी सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र है। जो मांडवी है, मांडवी जो है गुजरात के अंदर, वहाँ पे भी ये सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का केंद्र है। ठीक है, तो ये तो हमने दो बात, एक तो पवन ऊर्जा के बारे में बात की है और एक सौर ऊर्जा के बारे में बात की है। हम थर्ड बात करते हैं ज्वारे तथा तरंग ऊर्जा। देखिएगा, ज्वारे तथा तरंग ऊर्जा क्या होती है, यानी कि महासागरों के अंदर जो ज्वार आता है और जो तरंग यानी कि लहरें उड़ते हैं उनके माध्यम से ऊर्जा उत्पादित की जाती है, उसी को हम ज्वारे तथा तरंग ऊर्जा कहते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, महासागरीय धाराओं से ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा उत्पादित की जाती है। हम यूँ कह सकते हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में से ही अविरल ज्वारीय तरंगों तथा महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के लिए निरंतर हमारे भारत में प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट यानी कि जो भारत का जो पश्चिमी तट है, वेस्टर्न जो घाट है, वृहद ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमारे जो हमारा भारत से हमारा ये प्रायद्वीप भारत है, ये अरब सागर है और ये बंगाल के इस यहाँ यानी कि अरब सागर वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट पर सर्वाधिक तरंगे उत्पन्न होती है। यहीं पर हम ज्वार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके साथ देखें कि यद्यपि भारत के पास तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावना तो है, लेकिन दोस्तों अभी तक इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो ज्वारीय ऊर्जा का अभी तक प्रयोग नहीं किया जा रहा, लेकिन ज्वारीय जो तरंगे होती है वो सर्वाधिक विकसित होती है हमारे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के अंदर। ठीक है, तो अभी तक भारत इसका पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। अब हम बात करें भूतापीय ऊर्जा। देखिए, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, यानी कि भूमि का जो अंदर का जो तापमान है, भूमि के अंदर के तापमान से हम ऊर्जा तैयार कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे मैग्मा बाहर निकलता है भूमि से ज्वालामुखी फटने से, साथ ही हम कह सकते हैं कि गर्म पानी जो गर्म पानी की जब फुहार निकलती है, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा गर्म पानी के फुहारे हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में बात करेंगे, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब हम बात करेंगे। तो ऐसे ही देखिए दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं। देखिएगा, पृथ्वी के गर्भ से जो मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊष्मा निर्मुक्त करता है। इसी ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लिया जा सकता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी गर्म पानी निकलता है, देखिएगा, गर्म पानी निकलते उससे भी हम ऊर्जा तैयार कर सकते हैं। इसके लिए भारत में जो भूगर्भ से जो गर्म जो पानी निकलता है या मेघवा निकलता है, उसी को विद्युत में कन्वर्ट करने के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक संयंत्र लगा रखा है, यानी कि उसको हम भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। वो हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण के अंदर स्थापित किया गया है। यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि भूमि के ताप से जो निकलने वाला जो मैग्मा है, गर्म जल है, उनसे विद्युत उत्पादित की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारी भूतापीय ऊर्जा हो गया। हम जैव ऊर्जा की बात अपन करते हैं। ये जैव ऊर्जा जैविक उत्पादों से प्राप्त की जाती है। हम कह सकते हैं कि जैसे कृषि अवशेष है और अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे हम जैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैव ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा तथा ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए हम क्या करते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है। यह अवशिष्ट एवं कूड़ा कचरा
प्रकमित करेगा और ऊर्जा भी पैदा करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली दोस्तों, जो ऐप जो ऊर्जा के स्रोतों की हमने बात कर ली। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, देखिएगा अब हम कुछ मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बात हम करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हम देखिए ऊर्जा के प्रकारों की हम बात करते हैं। देखिएगा, देखिए ऊर्जा के प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। देखिएगा कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए, एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा, एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। ठीक है, देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है और नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा की हम बात करें कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनके माध्यम से ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। देखिएगा, ऊर्जा प्राप्त तो कर सकते हैं लेकिन काफ़ी समय लग जाता है, तो उसको अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के अंतर्गत हम काउंट करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कोयला है एक अनवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि इस कोयले को बनने में काफ़ी करोड़ों साल लग जाते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। जैसे पेट्रोल को बनने में काफ़ी समय लगता है, प्राकृतिक गैस और परमाणु ईंधन बनने में काफ़ी समय लगता है, तो इसीलिए अनवीकरणीय ऊर्जा कह सकते हैं। यानी कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनको एक बार हम यूज़ में लेने के पश्चात उनकी पूर्ति काफ़ी समय बाद में होती है, तो उसको अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हम कह सकते हैं। देखिएगा, रिन्यूएबल क्या होता है, नवीकरणीय क्या होता है कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनको हम यूज में ले लेंगे लेंगे यानी कि उपयोग में लेने के पश्चात इसकी पूर्ति पुनः हो जाती है। ठीक है, यानी कि समय ज़्यादा नहीं लगता, यानी कि हाथों हाथ पुनः उसकी पूर्ति हो जाती है, इसीलिए उसको नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की गिनती में हम रखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं जैसे जल विद्युत ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, और भूतापीय ऊर्जा है, ओटीसी ऊर्जा है, बायोमास बायोगैस ऊर्जा और बायोडीजल ऊर्जा। ठीक है, तो ये आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं और ये आपके अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, देखिए ऊर्जा आधारित स्रोत इन्हीं को कहते हैं, यानी कि ये प्रदूषितकारी ऊर्जा के स्रोत में, यानी कि हम कह सकते हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा के जितने भी उदाहरण होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ईंधन, ये प्रदूषितकारी ऊर्जा के स्रोत हैं। इनसे पर्यावरण प्रदूषित होता है। आप देखिएगा, कोयला है, कोयले को जलाइएगा, कार्बन निकलेगा और क्या होगा, यानी कि इन्वायरमेंट प्रदूषित हो जाएगा। पेट्रोल से भी ऐसा होता है, प्राकृतिक गैस और परमाणु ईंधन से भी ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों रिन्यूएबल जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इनसे कभी भी पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये अप्रदूषितकारी ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट ये बातें आपको समझ में आई। तो ऊर्जा के प्रकारों को हम दो भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होते हैं कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनको मनुष्य अपने जीवन में उपयोग लेने के पश्चात इनकी पूर्ति काफ़ी समय बाद में होती है, तो उसको हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हम कह सकते हैं। और नवीकरणीय होता है कि उनकी पूर्ति हो जाती है एक बार उनको यूज में लेने के पश्चात, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत अप्रदूषितकारी ऊर्जा के स्रोत होते हैं, लेकिन जो अनवीकरणीय होते हैं ये प्रदूषितकारी होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट प्रदूषित होता है। तो फ्रेंड्स आप इनको याद रखिएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में कौन कौन से आते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में कौन कौन से आते हैं, यानी कि अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो याद रखिएगा। आइएगा अब हम बात करते हैं, देखिएगा दो और प्रकार देखते हैं, एक तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और एक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, देखिएगा हम इसको सीधी भाषा में देखें तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत यानी कि ऊर्जा तैयार करने में हम पुरानी विधि का प्रयोग करके ऊर्जा तैयार करते हैं, तो उसको हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हम कह सकते हैं। जैसे हम कोयला है, कोयला से जो विद्युत हम प्राप्त करते हैं, तो प्राचीन विधि के माध्यम ट्रेडिशनल जो मेथड होता है, ट्रेडिशनल जो प्रोसेस होता है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो विद्युत का यानी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोल है और गैस है इनका। ठीक है, इसके साथ ही बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं में इनका है ना, तो इनको हम कह सकते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत।
गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत यानी कि ऊर्जा हम नई टेक्निकल विधि के माध्यम से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि नई जो नवीन जो विधियां होती हैं उनके माध्यम से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो हमें इसके स्रोत के उदाहरण कौन कौन सोच सकते हैं कि सभी जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनको हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में लेते हैं। इसके साथ ही परमाणु खनिज से भी प्राप्त ऊर्जा वो भी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में आते हैं। लेकिन लघु जो विद्युत परियोजना ये भी आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में आती है। तो ध्यान दीजिएगा, तीन बातें अब मैंने आपको बता दिया है कि एक अनवीकरणीय ऊर्जा और एक नवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है कि एक बार ऊर्जा को हम प्रयोग में लेने के बाद में उसकी पूर्ति नहीं होती है, अगर होती भी है तो काफ़ी समय के पश्चात होती है, उसको अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कह सकते हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु आता है। नवीकरणीय क्या होता है कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनके उपयोग में लेने के पश्चात उनकी पूर्ति पुनः हो जाती है, उसको नवीकरण ऊर्जा के स्रोतों में हम ले सकते हैं, जैसे विद्युत, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ओटीईसी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस और बायोडीजल ऊर्जा। ठीक, बायोडीजल ऊर्जा। ऐसे हम कहते हैं कि जे परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनके माध्यम से पुरानी विधि से हम ऊर्जा तैयार करते हैं उसको परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, और नवीन विधि से जो ऊर्जा प्राप्त उसको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हम कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं जो जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में उदाहरण कौन से हैं, जो आपके जो अनवीकरण ऊर्जा के स्रोत वो सारे के सारे किस में आते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में आते हैं। और गैर परंपरागत में कौन आते हैं, आपके जो नवीकरण ऊर्जा के स्रोत होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, वो सारे के सारे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने ज्योग्राफी 12th आर्ट्स का 7वां लेसन हमने कवर कर लिया है पूरा। फिर हम कल नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया लेसन पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।